अगर इलेक्शंस के टाइम पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाते हैं, किसी को मारने की कोशिश होती है, मतलब आपकी डेमोक्रेसी के लिए ये एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है। कुछ ऐसा ही यूएस में देखने को मिला जब डोनाल्ड ट्रंप पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। 20 साल के बच्चे ने जाकर अटेम्प्ट कर दिया। ऑल राइट, बट इसका इंपैक्ट पड़ रहा है जो बाइडेन के ऊपर, जो अब प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर हो गए, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी के डेमोक्रेट्स उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप ना जीत पाओगे। अब सिंपैथी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। कोई बात नहीं, ये पीछे हट गए, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि यूएस और इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में आखिर डिफरेंस क्या है, आखिर क्या डिफरेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी इस एस्पेक्ट को बार बार टच करता है। ये 2023 का आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख सकते हो। यहां इस क्वेश्चन में आपको इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को टच करवाया है। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्टे ट्यून्ड फॉर जस्ट 15 मिनट्स, एक बार इस टॉपिक को डिस्कस कर लें, और इसी के साथ साथ आज ये वाला भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में। इनफैक्ट इसी को मैं मॉडिफाई करूंगी आज के टॉपिक के हिसाब से। ये भी एक पीवाईक्यू है, मेंस में पूछा है इंडिया और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करते हुए, इनके राइट टू इक्वालिटी को कंपेयर करते हुए। बट अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे भी ऐसा ही एक कंपैरिजन आ सकता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहां आप दिमाग लगाओगे कि मैडम आप इंडिया और यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को क्यों डिस्कस करवा रहे हो, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यूएस में तो वैसे ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जहां इंडिया में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हेड्स हैं। एक है हेड ऑफ स्टेट जो कि प्रेसिडेंट है, जो कि डीजी और अथॉरिटी है, जो कि नाम की अथॉरिटी है, जिनको हम रबर स्टैम्प भी बहुत बार बोल देते हैं। और एक है आपके प्राइम मिनिस्टर जो कि डिफेक्टो अथॉरिटी है, जिनके पास एक्चुअल में पावर होती है। ठीक है, तो वो रियल हेड होते हैं। तो जैसे हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं, तो मैडम यहां तो बिल्कुल अलग है। और यूएस में तो अंकल सैम डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हो जाते हैं, और यहां पर प्रेसिडेंट के पास रियल पावर्स होती हैं। ही इज द डीजोर एज वेल एज द डिफेक्टो अथॉरिटी, जो कि अपनी कांग्रेस से अलग होते हैं। यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रॉपरली फॉलो होता है और एक वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है इनकी कांग्रेस और इनके राष्ट्रपति, इनकी प्रेसिडेंट के बीच में। आप सही बोल रहे हो, लेकिन इसकी वजह से, ये 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की वजह से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या यूएस में प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लगेगा कि यहां प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी तो है नहीं, तो इंडिया के लिए जब हम प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे तो हो सकता है वो इनडायरेक्ट होते हो। बिल्कुल सही बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे एक्चुअली कि हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनडायरेक्ट हो, क्योंकि ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर बन जाएगा ना, अदरवाइज इलेक्शन से करोगे तो। और यूएस में हो सकता है लोग ऐसा सोचे कि शायद ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यूएस में भी प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली ही इलेक्ट होते हैं, और इसका एक बहुत लंबा, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। देखो, इंडिया और यूएस के इलेक्शंस में और प्रेसिडेंट की पावर्स में अंतर है। जैसे हमारे यहाँ पर कैंपेन में ज्यादा खर्चा नहीं होता, उनके यहाँ पर कैंपेनिंग में बहुत खर्चा होता है, क्योंकि एक बहुत क्रूशियल आप अथॉरिटी इलेक्ट करने वाले हो, राइट। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो 5 साल की, उनके यहाँ पर 4 साल की। हमारे यहाँ पर इनफैक्ट अगर कोई प्रेसिडेंट एक बार बना है तो वो बार बार भी बन सकता है, और कॉन्जिक्यूटिवली लगातार भी बन सकता है। वहां पर ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 2 टर्म्स 4-4 साल के आप कॉन्जिक्यूटिवली बन सकते हो, उसके बाद आप नहीं बन सकते प्रेसिडेंट। जैसे बराक ओबामा 2 बार बने, उसके बाद उनको हटना ही पड़ा, है ना। तो डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, और आज हम इसी को एनालाइज करेंगे कि आखिर क्या डिफरेंसेस हैं और क्या साथ साथ सिमिलैरिटीज हैं। इसके साथ साथ आप ये भी चेकआउट कर सकते हो कि अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन भी आ चुका है। इनफैक्ट हमारे अलग अलग एजुकेटर्स हैं जो आपके लिए ऑफलाइन अवेलेबल होते हैं क्लास में, और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आप उनके साथ ऑफलाइन आकर इंटरैक्ट कर सकते हो और इस कोर्स के बारे में चेकआउट कर सकते हो। इनफैक्ट बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है और लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप इन्हें देख सकते हो। अलग अलग हमारे एजुकेटर्स हैं, और सेम अनअकैडमी हिंदी को भी आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हो, जिसकी बैचेस मुखर्जी नगर में चलेंगी, इंग्लिश ऑफ कोर्स करोल बाग में। और इनफैक्ट इसकी एक बैच तो आज ही स्टार्ट हुई है और एक 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, तो इसको भी, इसके बारे में भी आप ज्यादा इंक्वायरी और ले सकते हो, ऑफलाइन सेंटर्स पे भी विजिट करके और जान सकते हो। ठीक है, और इसके अलग अलग फीचर्स हैं जो आप देख सकते हो, जैसे सीसैट है, एसे राइटिंग की क्लास है इसके साथ में,
पूरा फाउंडेशन बेसिक तो कवर करवाएंगे सही, बट बेसिक को जब आपने करंट के साथ इंटीग्रेट नहीं किया है तो यूज नहीं है। तो दैट्स वाई करंट अफेयर्स के साथ भी इंटीग्रेशन होगा। फुल लेंथ और अलग अलग सेक्शनल मॉक टेस्ट आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आइदर प्रीलिम्स और मेंस, बिना प्रैक्टिस के तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, राइट। तो मैं भी मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिस हमेशा करते रहे और इवैल्यूएट करते रहे कि क्या आपकी प्रैक्टिस में कमी रह गई है, क्या और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए रेगुलर इंटरेक्शन मिल जाएगा और मेंटरशिप का भी यहाँ पर फीचर अवेलेबल है। तो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगी इसी कोर्स के साथ, ताकि आप फ्लड ऑफ मटेरियल्स और इतनी सारी जो फ्लड है उससे परेशान ना हो, ठीक है। और साथ साथ और ऐसी इन्फॉर्मेशन या फिर आपको फ्री में कंटेंट चाहिए तो आप यहाँ अनअकैडमी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, इससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया वर्सेस यूएस, कुछ डिफरेंसेस हैं लेकिन सिमिलैरिटी हमने डिस्कस की और वो था इनडायरेक्ट इलेक्शंस। लेकिन क्या दोनों में ही ये इनडायरेक्ट इलेक्शन सेम टाइप का होता है? क्या हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हमने यूएस से ही लिया है? देखो इंस्पिरेशन यूएस से है लेकिन सिस्टम बहुत डिफरेंट है ना, क्योंकि यूएस चाहे आप कितना भी डिनाई कर लो, लेकिन ये हम नहीं वो कर सकते कि कुछ ना कुछ तो हम वेस्टर्न कंट्री से और यूएस से सीख ही सकते हैं, और वो है ये प्राइमरी और कॉकसेस वाला सिस्टम। कैसे? देखो इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, आप जानते हो यूएस एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर स्टेट्स की अपनी खुद की पावर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट यूएस सबसे पुराना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब क्योंकि इनके स्टेट्स बहुत पावरफुल है, ये खुद प्राइमरीज कंडक्ट करवाते हैं। प्राइमरीज क्या होते हैं? यहाँ पर देखो कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई नॉर्मल पर्सन या फिर कोई रजिस्टर्ड पार्टी वोटर, किसी पार्टी का पर्सन किसी पर्टिकुलर प्राइमरी में जाएगा कि हाँ ये रिपब्लिकन पार्टी की प्राइमरी है या डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी है, और वहां पर जाकर अपना वोट कास्ट कर देगा कि मुझे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के उम्मीदवार चाहिए, मुझे निकी हेली राष्ट्रपति के उम्मीदवार चाहिए, मुझे ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार चाहिए, ठीक है, मुझे रामास्वामी राष्ट्रपति के उम्मीदवार चाहिए, और डेमोक्रेट्स की तरफ से भी सेम ऐसे ही। अब यहाँ इलेक्शंस की बात नहीं हो रही है, प्रेसिडेंट या कौन प्रेसिडेंट होगा इसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ उम्मीदवार की बात हो रही है। और उसमें भी डायरेक्टली प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है वो इलेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर डेलीगेट इलेक्ट होता है कि भाई साहब मेरी तरफ से ये वोट करेगा, कहाँ पर? नेशनल कन्वेंशन में, जिसको हम आगे जाकर देखेंगे, और वो फाइनली उस पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को डिसाइड करेगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी आपको क्लैरिटी में इश्यूज है, 5 मिनट को इसको और कंटिन्यू करना, पूरा समझ में आएगा। ऐसे ही कॉकसेस हैं, कॉकसेस पार्टी स्पेसिफिक है। यहाँ क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स प्राइमरीज कंडक्ट करवा रही है और यहाँ पार्टीज जनता के सामने कॉकसेस कंडक्ट करवा रही है, जिसमें पार्टी के पार्टी वर्कर्स जाएंगे, बकायदा यहाँ पर प्रोसेस फॉलो होगा। बहुत बार सीक्रेट वोटिंग होती है, बहुत बार ओपन बैलेट सिस्टम होता है, लेकिन ये डिसाइड करते हैं कि हमारे यहाँ से कौन डेलीगेट होगा। मेरी बात जो पार्टी का नेशनल कन्वेंशन होगा उसमें कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा और कैसे वो वोट करेगा, तो उसका ये जो डेलीगेट का सिस्टम है ना, प्राइमरी और कॉकसेस, ये यूएस का बहुत यूनिक है। इमेजिन इंडिया में ऐसा हो जाए, इमेजिन इंडिया में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस आके ऐसा कोई प्राइमरी या कॉकसेस कंडक्ट करवाए और जनता से पूछे कि भैया अपना डेलीगेट बताओ, अपना उम्मीदवार बताओ, जो वोटिंग करेगा आगे हमारे ही कन्वेंशन में कि कौन प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लड़ेगा। इमेजिन जनता को कितना पावरफुल फील होगा। तो ये हम यूएस के सीख सकते हैं, इनफैक्ट किसी न किसी से हम कुछ तो सीखेंगे ना, राइट। तो ये डेफिनेटली इंडिया ले सकता है, जो यहाँ पर नहीं है लेकिन यूएस में है, उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। अब जब यहाँ पर ये कॉकसेस हो रहे थे रिपब्लिकन पार्टी के, तब ये न्यूज में आया था कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप जो है फाइनली सारे कैंडिडेट्स को हटाते हुए सबसे स्ट्रॉन्ग इमर्ज हो रहे हैं। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस होती है ना, इसके पहले कैंडिडेट्स अपना इंटेंशन अनाउंस करते हैं कि हाँ मैं बनना चाहता हूं प्रेसिडेंट, लेकिन ये प्राइमरी और कॉकसेस की स्टेज आते आते बहुत से अपना यही कैंडिडेचर विड्रॉ भी कर लेते हैं कि बस हमसे ना हो पा रहा, अब हम नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इससे और क्लैरिटी होने लग जाती है। अब एक बार जब आपने प्राइमरी कॉकसेस कंडक्ट करवा के डेलीगेट कंडक्ट करवा दिया, अब इन डेलीगेट्स को आप बिठाओगे एक नेशनल पार्टी कन्वेंशन में, जिसका रिपब्लिक्स का अलग कन्वेंशन होगा, डेमोक्रेट्स का अलग कन्वेंशन होगा। इनफैक्ट ये जो पिक्चर है ना, ये डेमोक्रेट्स की पहली ही ऐसी एक कन्वेंशन का था जब वो यहाँ पर अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिसाइड कर रहे थे। अब यहाँ इस स्टेज पर डेलीगेट्स को बोला जाता है कि आप डिसाइड करो भैया, आप वोटिंग करो कौन हमारा राष्ट्रपति जी का उम्मीदवार होगा, और इससे ये डिसाइड होता है। इसी को कंपेयर करो इंडिया से।
इंडिया में जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने वाली थी, क्या ऐसा कोई कन्वेंशन हुआ था? नहीं। क्या कोई प्राइमरी या कॉकस हुआ था? नहीं। हमारे यहाँ पर साउथ ब्लॉक में पावरफुल लीडर्स बैठेंगे, प्रधानमंत्री जी और सारे कैबिनेट के लीडर्स बैठेंगे और डिसाइड कर लेंगे कि इसको बना दो, इसको अनाउंस कर दो कि ये हमारा राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा। कहाँ पर? संसद में। संसद में ही हमारे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं। अब ये एक प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पर जनता को कुछ नहीं पता है उस उम्मीदवार के बारे में जो प्रेसिडेंट बनने वाला है। जब ये अनाउंस होता है ना, तब जाके लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि हाँ ये कौन है, इन्होंने पूरे लाइफ टाइम क्या किया था। तो आप समझ रहे हो, प्रोसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिफॉर्म नीडेड है। प्रेसिडेंट तो चलो इंडिया में शायद उतने इंपॉर्टेंट ना हो, बट हाँ प्राइम मिनिस्टर के लिए तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, मे बी। जस्ट अ सजेशन। अब यहाँ पर हमने नेशनल कन्वेंशन कर लिया, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इलेक्ट हो गए। यहाँ पर पार्टियों ने खुद ही बता दिया हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा सो एंड सो फोर्थ। अब इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद बात आती है उन टेरिटरीज की जो कि अनइनकॉर्पोरेटेड है। क्या भारत के सारे क्षेत्र प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं? जवाब है नहीं। 8 हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज है। इनमें से आप देखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, आपका अंडमान, ये कोई भी यूनियन टेरिटरी, इनफैक्ट चंडीगढ़, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट नहीं लेती क्योंकि इनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं होती। मैं आपको इस एस्पेक्ट को और आगे समझाऊंगी कि कौन कौन पार्ट लेता है। ऐसे यूएस में भी कुछ टेरिटरीज हैं जो आप येलो में टेरिटरीज देख रहे हो, ये अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज हैं। यूएस की टेरिटरीज हैं लेकिन ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कभी हिस्सा नहीं ले सकती, ठीक है। तो ऐसे यूएस के पास भी अलग अलग टेरिटरीज है जो बेचारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर सकते। एक तो बहुत छोटी छोटी टेरिटरीज है, दूसरा इनको यूएस की गवर्नमेंट ऊपर से कंट्रोल करके रखी है, तो ऑफ कोर्स, और इनके पास इतनी जनता भी नहीं है कि ये इलेक्ट कर पाए। कोई बात नहीं। अब आता है आगे का प्रोसीजर कि आगे क्या होगा। अब देखो आगे हमने क्या किया है, जो नेशनल कन्वेंशन है उसने डेलीगेट्स के लेवल पर वोटिंग की और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इलेक्ट कर दिया। अब पूरी कैंपेन हुई, हल्ला गुल्ला हुआ, हर जगह प्रचार हुआ और इलेक्शन का दिन आ गया। यूएस में ये दिन लगभग नवंबर के आसपास चलता है, ठीक है। इनफैक्ट जो सेकेंड मंडे होता है नवंबर के महीने का, उसके बाद वाला जो आपका सेकेंड वेंसडे होता है नवंबर के मंथ का, उसके बाद वाले मंडे पर ये इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर भी एक प्रॉपर डेट पर ये इलेक्शन होते हैं। अब उनके यहाँ पर ये जो इलेक्शन होते हैं ना, ये आपके होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, और इन अलग अलग स्टेट्स को इलेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। आपकी जितनी जो कांग्रेस है यूएस की, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जितनी आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है अपनी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उतने प्लस जितनी सेनेट में आपकी रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से आपको इलेक्टर्स दिए जाते हैं। और आप अपने प्रेसिडेंट को या राष्ट्रपति जी को यूएस में नहीं इलेक्ट करते हो, आप इन इलेक्टर्स को इलेक्ट करते हो। अब आप समझ पा रहे होगे, पहले प्राइमरी कॉकसेस, फिर नेशनल कन्वेंशंस, फिर ये इलेक्टर्स वाला पार्ट। तो इलेक्शंस में प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, आप इलेक्टर्स इलेक्ट कर रहे हो, और यही इलेक्टर्स जो हैं ये यूएस का इलेक्टोरल कॉलेज बन जाता है, जो फाइनली प्रेसिडेंट के लिए जाकर वोटिंग करेंगे। हालांकि देखो, ये जो इलेक्टर्स हैं, यहाँ पर एक सिस्टम चलता है इस इलेक्शन में, विच इज विनर टेक्स ऑल। जीतने वाला सब कुछ लेकर चला जाएगा। जीतने वाला जितना जीता है वो ही नहीं, सब कुछ ही लेकर जाएगा। जैसे मान लो ये अपना यहाँ पर स्टेट है, अब यहाँ इस स्टेट में 50% से ज्यादा 55% वोटिंग मान लो डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई, और इतनी वोटिंग आपकी कमला हैरिस को नहीं मिली। तो अब इसके जितने इलेक्टर्स हैं वो सारे रिपब्लिकन्स होंगे, वो सारे डोनाल्ड ट्रंप की पसंद के होंगे। तो जब ये इलेक्टर्स वोट करने जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट करेंगे, माई बाप नहीं। ऐसा ही सेम सारी जगह पर हो रहा है, ठीक है। इसका मैं आपको इक्विवेलेंट दूंगी इंडिया का, लेकिन आप ये समझो कि अगर मैंने किसी भी स्टेट में 50% से ज्यादा वोट हासिल कर लिए तो उसके सारे इलेक्टर्स मेरे होंगे। अब यहाँ देखो कैलिफोर्निया, इसको यूएस का यूपी कहते हैं, यहाँ पर 55 सीट्स हैं। अगर मैंने ये जीत लिया तो बॉस आधे इलेक्शंस तो मैं ऐसे ही जीत लूंगी। देखो ये जीत लिया और ये जीत लिया नीचे का, इतने सारे इलेक्टर तो मेरे हो गए, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर पूरे यूएस के 50% से ज्यादा वोट्स को अक्वायर करूं। अगर मैंने ये इलेक्टर जीत लिए कुछ कुछ जरूरी तो भैया जीत तो मेरी हो गई।
यही एक प्रॉब्लम है यूएस के इलेक्शंस की। इनफैक्ट 2016 में यही देखा गया था जब डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन में यहाँ पर कंफ्लिक्ट हो रहा था, क्योंकि हिलरी क्लिंटन वोट वाइज ज्यादा थी, वोट उनको पूरे देश से ज्यादा मिले थे, उनको 66 मिलियन वोट्स मिले थे, डोनाल्ड ट्रंप को तो उतने मिले भी नहीं थे, इससे 2 मिलियन कम ही मिले थे। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्टर्स बहुत ज्यादा मिल गए तो ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। तो इलेक्टर्स का बहुत जरूरी रोल है। हमारे यहाँ पर जिस पार्टी से आप हो ना, उसका रोल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेज है, अगेन दैट इज यूनिक। कैसे यूनिक है? देखो, हमारे यहाँ पर कुछ राज्य सरकारें, स्टेट्स जो है, उनके एमएलए, जितनी भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके जो एमएलए हैं वो वोट करते हैं, और हर एक एमएलए के मल्टीपल वोट्स होते हैं। जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन देखा था प्रीलिम्स का, वो इसी वैल्यू ऑफ वोट के बारे में था। हर एक स्टेट में, मान लो एमपी एक स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन है 30 लाख, तो यहाँ जितनी भी टोटल पॉपुलेशन होगी वो लिखी जाएगी। उसके बाद जितने उस स्टेट के एमएलए हैं, मान लो एमपी में 30 एमएलए जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप 30 लाख को 30 से यहाँ पर डिवाइड करोगे और आपके पास कोई फिगर आ जाएगा, दैट इज 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ उससे आपने 1000 को डिवाइड किया, 1000 को जब डिवाइड करवाया तो आ गया 100, जस्ट लेट्स एन अजम्पशन। अब ये जो 100 है, यही यहाँ पर वैल्यू ऑफ एन एमएलएज वोट होगी। हर एक एमएलए जो एमपी राज्य से होगा उसकी 100 की वैल्यू होगी, उसका हर एक वोट, उसका जो वोट होगा उसकी वैल्यू 100 वोट्स के बराबर होगी, राइट। अब यहाँ आपने पूरे इंडिया के ऐसे सारे एमएलएस के मान लो वोट्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। अब इससे एक एमपी का वोट कैसे निकालोगे? यहाँ एक एमपी का वोट निकालने के लिए, बाय द वे एमपी क्या होता है? लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर। तो आप यहाँ पर एक टाइप से सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए, लोकसभा की तरफ और राज्यसभा की तरफ। राज्यों के जो एमएलएज हैं, जब ये यहाँ पर वोटिंग करें तो एमपी या सांसद भी तो वोट करेगा ना। तो जब ये यहाँ पर वोट कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? जितने भी आपने एमएलएज के वोट की वैल्यू निकाली पैन इंडिया, अलग अलग स्टेट्स, एमपी, राजस्थान, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जितने ऐसे स्टेट्स हैं, सबकी वैल्यू को ऐड कर दो और इसके नीचे इसको डिवाइड कर दो जितने टोटल नंबर ऑफ एमपीज होते हैं उस वैल्यू के साथ, तब आपको एक एमपी के वोट की वैल्यू मिलेगी। अब आप यहां पर क्या करेंगे? अब स्टेट्स के एमएलए की वैल्यू डिसाइड हो गई, एमपीज की डिसाइड हो गई। अब जो इलेक्टोरल कोलैज होगा उसमें प्रेसिडेंट के लिए ये आपके एमएलए, ये एमपीज, और साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी की जो यूनियन टेरिटरीज है उनके वोट्स भी वैसे ऐसे ही आएंगे जैसे एमएलए के वोट्स डिसाइड किए। इनकी जो असेंबलीज हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यहाँ के एमएलएज हैं, ये मिलकर डिसाइड करेंगे, यहाँ पर वोटिंग करेंगे और इस वोटिंग के थ्रू यहाँ पर प्रेसिडेंट डिसाइड होंगे। तो स्टेट्स का रोल है और पार्लियामेंट का रोल है, लोकसभा का रोल है, राज्यसभा का रोल है, ठीक है। और यहाँ पर डिसाइड कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखो कोलैज कैसे डिफरेंट है। जितने भी आपके इंडिया के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे स्टेट्स के, पार्लियामेंट के, हर कोई आकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर यूएस में क्या हो रहा है? कांग्रेसमैन डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहा है, सेनेटर डायरेक्टली आके इलेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ डेलीगेट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिसाइड किया नेशनल कन्वेंशंस में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? लोग आए उन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के लिए फाइनल डे पर वोटिंग करने, उन्होंने इलेक्टर को चुना। अब ये इलेक्टर जाएंगे एक असेंबली में, वॉशिंगटन डीसी में, यूएस की जो कैपिटल है वहां पर, और ये जाकर डिसाइड करेंगे, उस दिन जाकर वोटिंग करेंगे कि कौन आखिर प्रेसिडेंट बनना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अच्छा इलेक्टर अपनी बात से पलट गया, पहले इलेक्टर बोल रहा है कि नहीं नहीं हम तो डेमोक्रेट की जो कैंडिडेट हैं उनको इलेक्ट करेंगे, हम तो कमला हैरिस जी को फेवर करते हैं, बाद में ये पलट गए बात से और जाकर डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर दिए। इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल। क्या ये होता है यूएस में? होता है भाई साहब। क्या इससे आज तक कोई यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर इम्पैक्ट पड़ा है, कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं, नहीं पड़ा है। इन वोटर्स को आप फेथलेस वोटर्स बोलते हो, जिनका कोई धर्म ईमान नहीं होता, बट इनसे ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। ये ज्यादा नंबर्स में नहीं होते। ज्यादातर ये जो इलेक्टर्स होते हैं एनीवेज ये पार्टी मेंबर्स होते हैं और पार्टी की आइडियोलॉजी से काफी बाउंड होते हैं। देखो आप इंडिया को इमेजिन मत करो यहाँ पर, जैसे इंडिया में इतने सारे डिफेक्शंस होते हैं, जरूरी नहीं है कि वैसा डिफेक्शन यहाँ पर भी हो, ठीक है।
तो एनीवेज यूएस और यूके में पार्टी आइडियोलॉजीज काफी स्ट्रांग है, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आता नहीं है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, देखा था थोड़ा सा। क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली? जब आप इन स्टेटमेंट्स को देखोगे और फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे, तब यहां पर आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट वाला बोल रहा है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो भी यहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करता है। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आगे इनफैक्ट सेकेंड और थर्ड वाला भी आप देखोगे तो ये गलत निकलेगा। ऑल्दो बेसिक बुक से आप शायद ये क्लियर नहीं कर पाते एग्जाम में, बट हाँ, जो आपका फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर। ये कहीं ना कहीं सही है, तो फोर्थ वाला ऐसे सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 निकल जाएगा। इनफैक्ट जब मैं आपको ये टॉपिक पूरा डिटेल में बताऊंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम एग्जैक्टली इस आंसर तक पहुंचे, बट जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसको इंक्लूड किया। बाकी कमेंट सेक्शन में आप इसका रैशनल और बेटर तरीके से समझा सकते हो। इनफैक्ट जो आपके हिसाब से आंसर है, अगर कुछ डिफरेंट है तो वो भी आप बता सकते हो। तो यहाँ जैसे हमने डिस्कस किया, इलेक्टर्स आ गए। अब इलेक्टर्स डीसी में कैपिटल में बैठे हैं। अब ये यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि मैं किसको यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स, और भी कोई हो सकता है यहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ भी केस है तो जब तक मेजॉरिटी नहीं मिल जाती, जब तक आधी से ज्यादा सीट किसी एक मेंबर को नहीं मिल जाती है, किसी एक पर्सन को नहीं मिल जाती है, तब तक इनफैक्ट ये वोटिंग कंटिन्यूड होती है। हमारे यहाँ पर भी इनफैक्ट प्रेसिडेंट को आधी से ज्यादा सीट मिलना जरूरी होता है। दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट हैपेंस इन आवर लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा में क्या होता है आप जानते हो, हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, जितनी भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, उसमें जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिल गए, मान लो मुझे 40% वोट मिले और मुझसे ज्यादा किसी को नहीं मिले, तो मैं इलेक्ट हो जाऊंगी, है ना, मैं जीत जाऊंगी। इट्स लाइक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, है ना। यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ दोनों केसेस में आइदर इंडिया के इलेक्टोरल कॉलेज में, जिसमें प्रॉपर यहाँ पर आपको एक शीट दी जाती है और चॉइसेस दी जाती है, ये कैंडिडेट दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, आपको फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस ऐसे फिल करनी होती है। चाहे ये वाला सिस्टम हो या फिर ये इलेक्टर्स वाला यूएस वाला सिस्टम हो, 50% से ज्यादा वोटिंग आपको चाहिए होती है। इन दैट केस ही आप प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर पाओगे। तो यहां पर ये डिफरेंस था। अच्छा, हम क्या सीख सकते हैं यूएस से? जैसा हमने डिस्कस किया, प्राइमरीज का सिस्टम, कॉकसेस का सिस्टम, वोटिंग कैसे और स्ट्रीमलाइन करें, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हम सीख सकते हैं और बहुत सारे वो भी हमसे सीख सकते हैं। इनफैक्ट जब वोटिंग होती है ना फाइनली यूएस की, जब हमने देखा था स्टार्टिंग में जो आपकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए जब इलेक्टर्स को इलेक्ट किया जा रहा था, तो यहाँ इस वोटिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वोटिंग नहीं हो रही, साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट की भी हो रही है, साथ साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की भी बहुत बार होती है, कांग्रेस की भी होती है, साथ साथ सेनेट के हर 2 साल में मेंबर्स रिटायर होते हैं, तो अगर 2 साल और वो 4 साल एक साथ पढ़ रहे तो वो भी वोटिंग होती है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम अलग से खर्चा क्यों करें, तो वो भी अपने गवर्नर की उसी टाइम वोटिंग करवा देते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो आपको बता रहा है कि खर्चा बच रहा है, सिक्योरिटी पर्सनल बार बार डिप्लॉय नहीं करना पड़ रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार डिप्लॉय नहीं करना पड़ रहा, बार बार सरकार यहाँ पर ये नहीं सोच रही है कि अब चुनाव प्रचार में जाना है। तो जैसा मोदी जी बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसको भी आप जस्टिफाई कर सकते हो वैसे इस प्रोसेस से। तो कहीं ना कहीं इंडिया को इस बारे में भी सोचने की जरूरत है कि क्या ये भी हम एक अच्छा एस्पेक्ट सीख सकते हैं। और बाकी आप बताना, यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में फ्रेमवर्क भी बताने की कोशिश करना कमेंट बॉक्सेस में कि क्या एग्जैक्टली इसका फ्रेमवर्क हो सकता है और कैसे आप और ऐसे एस्पेक्ट्स इसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच पीपल, स्टे कनेक्टेड।